जय हिंद दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। आज भाइयों आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आपका आज तीसरा लेक्चर है। जिसने पिछले 2 लेक्चर ना देखे हो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों लेक्चर देख लें। आज हम इस वीडियो में गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये आज पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट कल मिलेगा आपको, और 2 पार्ट में हम पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आगे चलते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। लोग याद करें कि हाँ भाई आप हैं कोई। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अब हम महत्वपूर्ण डिटेल देखते हैं इसके। लॉर्ड बेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। बेलेस्ली ने क्या चाहा कि जो भारतीय राज्य हैं वो हमारे शरण में आ जाए, तो इसके लिए संधि का प्रयोग किया। लेकिन इंदौर के होलकर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। अन्य राज्यों में जैसे हैदराबाद ने, मैसूर ने, तंजौर ने, अवध ने, पेशवा ने, बरार के भोसले ने, सिंधिया ने, जोधपुर ने, जयपुर ने, मच्छेरी ने, बूंदी ने तथा भरतपुर ने सहायक संधि को स्वीकार किया। सहायक संधि ये थी भैया कि आप लोग हमें कुछ पैसा दो और हम आपकी सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, आप आराम से मौज करो घर पर। तो भाई राजा महाराजा तो शौकीन थे ही, वो मौज में लग गए और अंग्रेजों ने हमको लूट लिया पूर्ण तरीके से। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो अभी हाल बताया कि बेलेस्ली ने। लॉर्ड बेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की सर्वश्रेष्ठता और प्रभुता स्थापित हो गई। क्या हुआ? जब भाई तुम किसी की पराधीनता ले लोगे, तुम मौज करो हम तुम्हारा सब देखेंगे, तो ऐसे अंग्रेजों ने करके धीरे 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 राजाओं को बहलाया और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते गए कि देखो हम कितना अच्छा शासन चला रहे हैं, आप मौज करो, हमें सिर्फ पैसा दो और हम आपके राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा हम करते हैं। क्वेश्चन हमारा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो भैया ये थे अवध के नवाब। कौन थे? अवध के नवाब साहब थे। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी। कब? 1765 ईस्वी में अवध से की गई। ये यहाँ तक आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बनता है कि पहली सहायक संधि किसके बीच हुई? तो अवध से हुई थी। जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया कि भैया आप हमें इतना पैसा दो, आपकी सीमाओं की गारंटी हमारी, आप बढ़िया मौज करो घर पर सो। अवध ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। ये रेजिडेंट क्या होता था? रेजिडेंट होता था कि ये कोई अंग्रेज सरकार का एक बड़ा अधिकारी तुम्हारे यहाँ रहेगा और वो तुम्हारे यहाँ की गतिविधियों को देखेगा। ठीक। अब इसमें एक नोट है, आपको याद रखना है। यदि प्रश्न में बेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में? प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। लेकिन यदि शासक के बारे में पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा? अवध के नवाब। तो आपको याद रखना, राज्य पूछे तो हैदराबाद और शासक पूछे तो अवध के नवाब। दोनों चीज आपको याद रखना। बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग इसमें फंसते हैं, तो सभी लोग लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मजा आ रहा होगा आपको, मैं बिल्कुल बहुत धीरे धीरे एक एक वर्ड समझा रहा हूँ आपको, जिससे आपको याद रहे हर चीज। 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच वसीन की संधि हुई थी। आगे चलकर मैं इसकी पूरी पृष्ठभूमि समझाता हूँ आपको। ये है भैया, देखो यहाँ से देखो आप, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। कौन कौन? दौलत राव सिंधिया जी और जसवंत होलकर जी, दोनों में होड़ थी कि हम ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं। एक दूसरे को प्रदर्शित करना था कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसी होड़ में मजा लिया किसने? अंग्रेजों ने। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था,
कौन? जो बाजीराव द्वितीय था वो सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने, किसने? बाजीराव द्वितीय ने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। किसकी? जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने ऊना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। देखिए जसवंत होलकर गुस्सा में आया, उसने पेशवा और सिंधिया दोनों को परास्त कर दिया। जैसे ये परास्त हुए तो बाजीराव जी ने तुरंत भाग लिया। ये तुरंत भागे और इन्होंने बसीन में शरण ले ली। कहाँ पर? जो एक जगह थी बसीन, वहां पर इन्होंने शरण ले ली। अब अंग्रेजों ने यहाँ पर एंट्री मार दी। फिर क्या हुआ? 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। कब की? 31 दिसंबर 1802 को। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षिता स्वीकार कर ली कि मालिक हमको आप अपनी शरण में रख लो। इन्होंने स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई पहली संधि कौन थी? तो बसीन की संधि थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 को हुई थी। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, यूपी की किसी भी परीक्षा के लिए बहुत पूछा जाता है यूपी जीके में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये है भाई साहब गाजीपुर में मरे थे वो, यही इनकी कब्र है। ये यहाँ से ब्रिटेन नहीं लौट पाए हैं, ये गड़ गए सीधे। अब हम इससे संबंधित और फैक्ट देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ठीक, टोटल पूरा 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। कॉर्नवालिस 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक लगभग 3 महीने तक ये गवर्नर जनरल रह पाए बस। इससे भारत में इस्तिमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया, न्यायिक संहिता दी इसने अपनी एक, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक, तो यूपीएससी है इसका ये प्रवर्तक है। इसकी मृत्यु कब निपट गई? 5 अक्टूबर 1805 को निपट गई। कहाँ निपटे भैया? तो गाजीपुर में निपटे, और जहाँ निपटे तो वहीं गाड़ दो इन्हें, आगे नहीं ले जाओ। ठीक है, अगला है आपके सामने, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भाई साहब एक ही है कॉर्नवालिस साहब ने। किसने की है भैया? चुंटू कॉर्नवालिस ने। इससे संबंधित और देखते हैं भैया, आज वर्तमान में जो दीवानी और फौजदारी मुकदमे चलते हैं हमारे, उसकी शुरुआत इसी कॉर्नवालिस ने की थी। दीवानी और फौजदारी न्यायालय की श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इन्होंने कहा कि भैया लड़ाई वाले मुकदमे अलग देखो, और भैया जो रेवेन्यू वाले मुकदमे हैं, पैसे से संबंधित, जमीन से संबंधित, इनको अलग से देखो। तो इन्होंने दोनों को अलग अलग कर दिया। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया। किसने ये दिमाग लगाया? वॉरेन हेस्टिंग ने। इसने सोचा कि यार ऐसे तो बहुत हो रहा है, मुकदमे नहीं सुन पा रहे, इनको तो पैसे से मतलब था। तो उन्होंने कहा भैया लड़ाई झगड़े के अलग निपटाओ और पैसे का मामला अलग निपटाओ, जमीन का मामला अलग निपटाओ। तो ये दिमाग लगाया वॉरेन हेस्टिंग ने। मगर कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बनाया। किसने? कॉर्नवालिस ने और मजबूत किया इसको और इस पर सुधार किए। 1763 ईस्वी की कॉर्नवालिस संहिता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। यही था शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत कि भैया दीवानी अलग और फौजदारी अलग, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। कर भाई साहब जो पैसे की बात है वो यहाँ होगी, न्याय से संबंधित बात है वो दूसरी जगह होगी। तो इसने कर दिया कॉर्नवालिस संहिता ने। आगे चलते हैं, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो भैया ये थे वॉरेन हेस्टिंग जी, जिनको महाभियोग झेलना पड़ा था। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण, कौन से? भैया इन्होंने बहुत अन्याय किया और बहुत गलत काम किए, तो इसके कारण इस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। लगभग कितने साल? 7 साल मुकदमा चला। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। ठीक, संसद ने देखे कि भैया इसने काम क्या क्या किए हैं। हम देखते हैं जब आप विभाग में, पुलिस विभाग में होंगे तो आपके सीआर देखा जाएगा, आपने यदि अच्छे अच्छे काम किए हैं, एक गलती भी हुई तो माफ कर दी जाती है। वही इन महोदय के साथ हुआ कि इनके कामों को देखा गया, चलो भैया अच्छा काम किया इसने, एक आध गलती हुई तो माफ करते हैं। और यह भी कहा कि वॉरेन हेस्टिंग ने सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, ना कि अपने लिए। क्या कहा कि भैया इसने जो भी किया है, इसने तो अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए किया है, कि हमारा साम्राज्य जितना फैलेगा उतना हो, तो इसने इसलिए किया है, ना कि अपने लिए किया। इसने अपने लिए कुछ नहीं किया, तो भाई इसको माफ किया जाए। वॉरेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ठीक,
बी स्मिथ का निर्णय अधिमान है। इन्होंने कहा है कि उसके थोड़े से दोस्त, जहां तक वे वास्तव में दोस्त थे, इन्होंने कहा कि थोड़े से दोस्त थे, जो दोस्त थे उस राजनीतिक के दोस्त थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो। मतलब सहसा ही संकट मतलब कि एकदम संकट आ पड़ा, तो अब वो क्या करें, जिस पर इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हो कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक ही थी। इसने कहा है कि भैया इनके ऊपर इतने संकट आ गए कि इतनी गलती तो होनी थी, भूल चूक तो होनी थी मानव से, तो इन्होंने ये कहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। अभी अगला क्वेश्चन है कि समाप्त किसने किया, फिर मैं दोनों का डिस्क्रिप्शन देता हूं आपको। निम्न में से किसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो भैया वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। प्रारंभ किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब इससे संबंधित और जानकारी देखते हैं। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरे शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। शासनकाल में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जो, उसने दोहरी शासन प्रणाली या दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी। किसको? कलकत्ता परिषद थी जो, उसको, और जो उसका प्रधान था उसको आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने, स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले लें। भाई हमें किसी से नहीं दिखवाना, अब हम स्वयं देखेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो प्रबंध है उनको अपने हाथों में ले लो। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय, ये दोनों याद रखना, कभी कभार पूछ ले जाते हैं, कौन कौन थे? मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पद उच्युत कर दिया, मतलब इन्हें पद से हटा दिया गया। भैया आप अपने घर जाइए, अब आपका यहाँ पर कोई काम नहीं रहा। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 में हुई थी। किसके शासनकाल में? क्लाइव के शासनकाल में 1765 में हुई थी। क्लाइव ने प्रारंभ किया तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सभी भाई लाइक करें और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई। आशा करता हूँ बहुत मजा आ रहा होगा आपको। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कब? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1784 को। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। देखो वारेन हेस्टिंग का जो शासनकाल था 1774 से 1785 तक, ये भी आपको याद रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे लॉर्ड क्लाइव साहब। ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक क्लाइव साहब थे। आगे चलते हैं, इससे संबंधित तथ्य। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। क्यों माना जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में इसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना जीत गई। इसी के कारण इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी, इसलिए इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764, आप सभी जानते हैं बिल्कुल। सहायक संधि 1863, ये गलत है। सहायक संधि 1798, कब सहायक संधि का प्रारंभ हुआ था? 1798, तो सहायक संधि 1798। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1833, भारत शासन अधिनियम 1833 के तहत हुआ था। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना कब खोला गया था? तो 1813 में, ये भी बिल्कुल राइट है। ऐसे क्वेश्चन लाने का मेन पर्पज होता है कि एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन याद होते हैं, इसलिए क्वेश्चन लाता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या उद्देश्य था? कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाए, सहायक संधि करेंगे हम और अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध के नवाब, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगला है आपको, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? कौन थे प्रथम भारतीय और देशी शासक? कौन थे? तो ये थे भैया हैदराबाद के निजाम। कौन थे? निजाम साहब थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ है तो लॉर्ड डफरिन के समय में।
ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार, मतलब अपने चरम पर पहुंच गया, इससे ज्यादा विस्तार नहीं हुआ डफरिन के शासन काल के समय से। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं अब। 85 में तृतीय अंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। कब हुआ भैया तृतीय अंग्ल बर्मा युद्ध? 1885 में। और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। कब मिलाया? 1 जनवरी 1886 को, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। यहीं तक ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र गया और इसके बाद अंग्रेजों की कहानी खत्म हो गई। इस समय बादशाह लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। 1885 बादशाह कौन था? लॉर्ड डफरिन था। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने भारत में यात्रा प्रारंभ की थी। 1853 ईस्वी में बंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा किया गया था। कहां से? बंबई के बोरी बंदर रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के ठाणे तक 1853 में चली थी। आपको सभी याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो तब था डलहौजी। डलहौजी के समय में डाक टिकट भी जारी किए गए थे। डाक सेवा का जनक भी डलहौजी है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। तो भारत में रेल निर्माण का जो पहला प्रयास किया था डलहौजी ने किया था। रेल लाइन डलती है ना, तो डलहौजी ने डाली थी। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। इसके समय में और महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे डाक व्यवस्था भी इसी के शासनकाल में प्रारंभ हुई। टेलीग्राफ विभाग की स्थापना भी डलहौजी के शासनकाल में हुई। और कब हुई? तो 1854 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहले टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। कब? 1854 में कलकत्ता से भी पहली टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स आउटरम। मैं आपको रेजिडेंट क्या होता था बता चुका हूँ। कौन था? जेम्स आउटरम था। इसको आउट ही किया गया। अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। 1854 में सिलीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। किसके स्थान पर? सिलीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम साहब आए थे। जेम्स आउटरम ने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। ये कैसे बात कर रहे हैं? जैसे जनता के बहुत बड़े हितैषी हों, इन्हीं को सबसे ज्यादा खून चूसा है, इन्हीं को चूसना है। बात कैसे कर रहे हैं? जैसे बहुत बड़े हितैषी हों। यहाँ पर एक चीज, एक मुहावरा लगता है कि जबर मारे रोंग न दे। मतलब तुम्हें तो हड़पना है तो कुछ भी बोल दो। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। अवध को जब अधिग्रहण किया तो इसी टुच्चे आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कर लिया गया। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था। कौन था? हेनरी लॉरेंस था। वो 1857 के विद्रोह में इनको निपटा भी दिया गया था, मार दिया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को भारत में मिला लिया था। महत्वपूर्ण तथ्य, सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था। बिल्कुल भैया, कहाँ पर है सिक्किम? नेपाल और भूटान के बीच में है। बिल्कुल। उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है। ये इन्होंने क्या किया? दोष लगा दिया, भैया तुमने हमारे 2 डॉक्टरों के साथ बुरा व्यवहार किया है, अब हम आपके साथ युद्ध करेंगे और आपको हम हराएंगे, हम आपका राज्य छीन लेंगे। डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया। सिक्किम को तो मिलाया सो मिलाया, दार्जिलिंग को भी अपने अंदर कर लिया कि भैया हमारे राज्य का हिस्सा आप भी बन जाओ, आ जाओ। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो भैया जेम्स एंड्रूज रैमजे ये डलहौजी ही थे। कौन थे? डलहौजी ही थे। संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी क्या कहते हैं? अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। कब आया? 1848 में। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। क्या था? जेम्स एंड्रूज ब्राउन रेलवे था। भैया किसका नाम था? डलहौजी का ही नाम था। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो ये था सतारा। सतारा को डलहौजी ने विलय नीति के तहत अपने में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? कौन था? डलहौजी था। आगे हम भी पढ़कर आए डलहौजी ने।
ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। कब हुआ था? 1856 में। महत्वपूर्ण तथ्य, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह किस पर? वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। कब किया? 13 फरवरी 1856 को इन्होंने अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया और क्या कहा कि भैया तुम कुशासन कर रहे हो, तुम शासन अच्छे से नहीं चला पा रहे हो, जैसे बहुत अच्छे से चला रहे हैं, खून चूसना है इनको। तो अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश, सबसे पहले बेचारा सतारा, फिर जैतपुर एवं संभलपुर, फिर बघात, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर और फिर करौली, ये सभी को इसने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत अपने अंदर राज्य में मिला लिए थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों को निर्यात को रोक दिया गया? पहले क्या होता था कि अंग्रेजों ने यहाँ से दास, जो दासी या दास का काम करना चाहते थे, उनको लिया और दूसरी जगह जाकर बेच दिया, मतलब निर्यात कर दिया। तो ये सब 1789 में बंद हुआ। कब हुआ? 1789 में। 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1789 घोषणा कर दी कि भाई साहब आज से दास दासियों को कोई नहीं बेचेगा। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो ये लगाई थी विलियम बेंटिंक ने। ये काम इन्होंने अच्छा किया, ये काम इन्होंने अच्छा किया। ये कहाँ का वो है कि भाई जिसका पति मर जाए उसकी औरत को आप जबरदस्ती आगे में रख दो, ये गलत था। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिंक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। किसने दी? राजा राम मोहन राय ने। किसने दी? राजा राम मोहन राय ने। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया। देखो भाई अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही होगा। और विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। विलियम बेंटिंक ने ये बहुत अच्छा काम किया, तो इसी बात पर भाई एक लाइक तो बनता है। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया। क्या करते थे लोग? जिसका पति मर गया उसकी पत्नी को जबरदस्ती आग में रख देते थे, चिता पर। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया और 1830 ईस्वी में यह नियम बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया। कब किया? 1830 में। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो ये थे भैया कैप्टन सिलीमैन। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था। कुछ लोग कह रहे थे ठीक है, कुछ कह रहे थे गलत थे, लेकिन ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। ये भी देखो अच्छा काम किया ने भाई, ठग तुम लूटपाट कर रहे हो तो गलत है। विलियम बेंटिंक ने कैप्टन सिलीमैन, कौन सा? कैप्टन सिलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। किसने किया? विलियम बेंटिंक ने किया। किसको किया? सिलीमैन को किया। और इसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दे दी, निपटा दिया, और जितने बच्चे से उनको आजीवन निर्वासित कर दिया, मतलब आजीवन जेल में डाल दिया। खत्म कहानी बेटा तुम्हारी। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1837 तक सब खत्म हो गया, कोई ठग नहीं बचा, ठग मुक्त। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध से है? कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय वायसराय था, वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबद्ध है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली। इस युद्ध में कॉर्नवालिस स्वयं पहुंच गए, भैया हम ही से कहानी वाले ना जाए। इस युद्ध में टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस दोनों के बीच हुआ था। फिर यह युद्ध समाप्त हुआ श्री रंगपट्टनम की संधि के साथ। किस संधि के साथ? श्री रंगपट्टनम की संधि के साथ। और इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों, अंग्रेजों के साथी निजाम और मराठाओं को देना पड़ा। किनको देना पड़ा? निजाम और मराठाओं को देना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? किसने लिया था भैया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो भैया तुम सही से शासन नहीं कर पा रहे, कुशासन का आरोप लगाया और हड़प लिया। महत्वपूर्ण तथ्य, विलियम बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में, कब? 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। सीधा सिद्धांत है कि अपने में मिलाना था इनको। तो भैया थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई और लाइक करें। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो चलिए भाई चलते हैं अब। जय हिंद।